हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद अनुष्का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में जो कि जीव जनन कैसे करते हैं का लेक्चर नंबर 3 है। तो हमने कल की क्लास में कल की क्लास में पढ़ रहे थे, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले क्या जाना था, पुष्प के भाग को जाना था। तो उसके बाद हमने क्या, पुष्प के भाग को जानने के बाद क्या, पुष्प की संरचना भी बनाई थी। तो अब हम क्या जानेंगे, ये निषेचन की क्रिया, पुष्पीय पादपों में निषेचन कैसे होता है। लेकिन उससे निषेचन से पहले क्या एक क्रिया होती है जिसे कहते हैं परागण। तो पहले हम जानेंगे कि आखिर परागण क्या है। ठीक, क्या परागण, परागण परागण क्या होता है कि जो पराग कोश में क्या बनता है, परागकण बनता है। तो जो परागकण जो होता है वो कहाँ जाता है, मादा के वर्ती काव्य वाले भाग पर जाता है। तो जो ये जाता है, इसकी इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण। तो कैसे लिखेंगे कि पराग कोश से, पराग कोश से परागकण का पराग कोश से परागकण का वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाना क्या कहलाता है, परागण। परागण कहलाता है। क्या हमने देखा, परागण क्या है, पराग कोश से परागकण का वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो इसको पहले ध्यान से समझते हैं। ये रहा हमारा क्या, ये क्या है, मादा वाला भाग है ना। ठीक, ये क्या है, ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र। और ये क्या है, ये वर्तिका है और ये अंडाशय है। फिर यहाँ से हमने क्या देखा था, यहाँ पे क्या बना था, ये क्या है, पुष्पासन, ये पुष्पवृंत है और यहाँ से क्या निकले थे, बाह्यदल फूल। ठीक, और ये क्या जाता है यहाँ से, ये पुमंग वाला भाग, क्या, पुमंग। ठीक, यहाँ से ऐसे कई निकलते हैं और यहाँ पे ये पंखुड़ी भी बना, ये क्या है, पंखुड़ी है। ठीक, तो क्या होता है, ये क्या है, इसको भी लिख लेते हैं, ये क्या है, परागकोश, परागकोश। इस परागकोश में क्या बन रहा था, परागकण। क्या बन रहा है, परागकण। ठीक, अब जो ये परागकण है, ये कहाँ जाता है, परागकण, ये कहाँ जाएगा, वर्ती काव्य पर। क्या, वर्ती काव्य वाले भाग पर जाएगा। ये क्या है, परागकण। परागकोश से परागकण का वर्ती काव्य वाले भाग पर जाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो ये क्या होते हैं, परागण ऐसे होते हैं जिसमें द्विलिंगी पुष्प होते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं। तो किसी किसी में पुमंग और जायंग, जिसमें पुमंग और जायंग दोनों होते हैं पुष्प में, उसे हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और जिसमें या फिर पुमंग हो या फिर जायांग हो, तो वो एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। तो परागण की क्रिया ऐसे होती है। अब परागण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, स्वपरागण और परपरागण। यहाँ पे जानेंगे स्वपरागण क्या है और परपरागण क्या है। पहले जानते हैं स्वपरागण, क्या, स्वपरागण। स्वपरागण क्या है, जैसे कि ये क्या रहा, ये रहा, मान लीजिए ये एक पौधा है। ठीक, यहाँ पे क्या,
एक फूल है और ये एक फूल, ये दो फूल, ठीक, ऐसे कई भी फूल हो सकते हैं, अभी मैंने दो बनाए हैं। तो क्या है, स्वपरागण का मतलब क्या होता है कि अगर जो जो पराग, मतलब कि एक पुष्प में क्या होता है, पुष्प और जाए, तो जो अगर जो परागकण उसी पुष्प के, यानी कि ये परागकण जो है पुमंग से पराग, जो परागपुष्प से परागकण निकलते हैं, वो उसी पुष्प के वर्तिका वाले भाग पर जाएंगे, या फिर जो उसी पौधे के जो दूसरे पुष्प हैं वो उस पर जाएंगे, तो ये क्या कहलाता है, स्वपरागण। तो समझिएगा स्वपरागण क्या है। स्वपरागण का मतलब होता है कि जो परागकण है, या फिर वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाएगा, या फिर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाएगा, तो उसे स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण क्या होता है, परपरागण का मतलब होता है कि ये क्या है, ये एक दूसरा पादप है और इसका ये फूल है, ठीक, और ये क्या है, ये एक अन्य पादप है, ये इसका फूल है, ठीक। एक पादप ये है, एक पादप ये है, ये एक पुष्प है, ये एक पुष्प है। तो इसमें क्या होगा कि अगर ये परागकण, मतलब एक पादप के पुष्प से परागकण क्या दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, पर परागण। पर परागण। और जब जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाएगा, या फिर उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाएगा, तो स्वपरागण कहलाता है। तो अब इसके हम परिभाषा को लिखते हैं। वो परिभाषा लिखते हैं। स्वपरागण क्या है कि यदि 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 किसी एक पुष्प का यदि किसी एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के उसी पुष्प के या फिर उसी पादप के दूसरे पुष्प पर, उसी पुष्प के या उसी पादप के उसी पादप के उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाता है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण। यह क्रिया स्वपरागण कहलाती कहलाती है। क्या लिखा हमने, यदि किसी एक पुष्प का, यानी कि जो एक किसी एक पादप में एक पुष्प का जो परागकण है, वो उसी उसी पुष्प के या फिर उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाता है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। अब हम लिखेंगे पर परागण। पर परागण। पर परागण क्या है, यदि यदि किसी यदि किसी पादप का एक पुष्प यदि किसी पादप के पुष्प का परागकण किसी
दूसरे पादप के किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? पर परागण। पर परागण कहलाती है। क्या लिखा पर परागण में? यदि किसी पादप के एक पुष्प का परागकण किसी दूसरे यानी कि किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? पर परागण कहलाती है। जब पर परागण में क्या होता है? जब किसी और पादप के पुष्प पे जाता है, जो परागकण होता है वो किसी और पादप के पुष्प पे जाता है तो उसे लेकर जाता है, तो उसमें क्या होती है? पर परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसमें? माध्यम की आवश्यकता होती है। होती है। माध्यम यानी कि जो एक पुष्प का परागकण है वो किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर ले जाने के लिए कोई माध्यम की जरूरत होती है, जबकि स्वपरागण में क्या माध्यम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब वो एक ही पेड़ में होते हैं तो जब वो हिलते होते हैं पादप जो है तो क्या होता है? उनका जो परागकण है वो वर्तिकाग्र वाले भाग पर चला जाता है, लेकिन पर परागण के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसमें माध्यम कैसे होता है? माध्यम कौन कौन से होते हैं? तो वो माध्यम होते हैं जल, वायु, प्राणी, कीट आदि। ये कैसे कार्य करते हैं माध्यम का? जैसे क्या वायु है, जब हवा चलती है तो क्या परागकण या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र वाले भाग पर चले जाते हैं। प्राणी कैसे? जैसे हमने किसी एक पुष्प को छुआ फिर किसी दूसरे पादप से जाके पुष्प को छुएंगे, जब हम क्या करते हैं? एक पुष्प को छूते हैं तो क्या हमारे हाथ में वो परागकण चिपक जाता है, उसके बाद वो क्या दूसरे पुष्प पे जब हम छुएंगे तो वहां तक चले जाते हैं। तो इस तरह से प्राणी भी एक माध्यम है। और कीट कैसे? कीट जैसे किसी एक फूल पे आके बैठती है तो क्या किसी अन्य फूल पर भी जब जाके बैठती है तो उनके पैर से क्या परागकण चिपक जाते हैं और दूसरे जो पादप होते हैं उसके पुष्प के वर्तिकाग्र वाले भाग पर चले जाते हैं। तो इस तरह से ये और जल की सहायता से भी होता है। तो ये सब क्या करते हैं? माध्यम का कार्य करते हैं। तो जब ये परागण की क्रिया हो जाती है तब इसमें पुष्प में क्या होता है? निषेचन की क्रिया। तो अब हम उसको देखेंगे। अब क्या पहले यहाँ पे समझेंगे कैसे होता है। पहले हम क्या बनाएंगे? मादा वाला भाग। ठीक, ये क्या हो गया? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। ठीक, ये क्या हो गया? वर्तिकाग्र। और ये क्या है? वर्तिका। और ये क्या है? अंडाशय।
अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड। ये क्या है? बीजांड। ठीक। और इसके अंदर क्या होती है? अंड कोशिका। अंड कोशिका जो कि क्या है? एक मादा युग्मक है। मादा युग्मक क्या है? मादा युग्मक। अब क्या परागण की क्रिया क्या है कि परागकण का वर्तिकाग्र वाले भाग पर आना क्या कहलाता है? परागण की क्रिया। तो जब जो परागकण आता है यहाँ पे वर्तिकाग्र वाले भाग पर, कहाँ आता है? ये क्या है? ये है परागकण। क्या है? परागकण। और जो परागकण है वो किसको बनाता है? नर युग्मक को। क्या परागकण क्या करता है? नर युग्मक को बनाता है। यहाँ से फिर जो परागकण है क्या वो विकसित होकर एक क्या नलिका बनाती है। ये ऐसे इधर से लेकर आते हैं। ये एक नलिका बनती हुई आती है और कहाँ प्रवेश करती है? यहाँ बीजांड तक पहुँचती है। और इस नलिका से क्या आता है? इस नलिका से क्या आता है? नर युग्मक। नर युग्मक। क्या? नर युग्मक ये क्या? जो परागकण, इसको जो ये नली बनते हुए आती है, परागकण जो विकसित होकर नलिका बनाती है, इसे हम क्या कहते हैं? पराग नली। क्या? पराग नली। क्या हुआ? फिर समझेंगे। परागकण कहाँ पर आया? वर्तिकाग्र वाले भाग पर। ठीक। यहाँ से एक नलिका जैसी संरचना आई, कहाँ तक गई? बीजांड से। अब जो इस नलिका से यहाँ से क्या जाएगा? नर युग्मक जाएगा। नर युग्मक यहाँ यहाँ नलिका से होता हुआ कहाँ जाएगा? बीजांड में प्रवेश करेगा। और बीजांड में प्रवेश करके ये क्या, जो अंडकोश क्या है उससे मिल जाएगा, उससे संलयन हो जाएगा। तो ये क्या क्रिया हो जाएगी? निषेचन की क्रिया। इसको हम लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कि परागण के दौरान क्या? परागण के दौरान पराग परागकण परागकण विकसित होकर परागण के दौरान परागकण विकसित होकर किसका निर्माण करते हैं? पराग नलिका का। पराग नलिका। परागकण विकसित होकर पराग नलिका का, पराग नलिका बनाता है, लिख सकते हैं। पराग नलिका बनाता है। ठीक। अब क्या, इस पराग नलिका से क्या आएगा? नर युग्मक। क्या लिखेंगे? इस पराग नलिका, उससे पहले एक पॉइंट और लिखते हैं। क्या? ये लिखेंगे कि क्या बन हम लिखा? परागण के दौरान परागकण विकसित होकर पराग नलिका बनाता है। ठीक। अब ये जो पराग नलिका है, ये पराग नलिका कहाँ से होती हुई जा रही है? वर्तिका से होती हुई। ठीक। ये क्या? वर्तिका से होती हुई, वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंच
जाती है। क्या ये परागनलिका वर्तिका से होती हुई कहाँ जाती है? बीजांड तक पहुंचती है। अब क्या होगा? अब इसी नलिका से होते हुए इसी नलिका से होते हुए नर युग्मक बीजांड में प्रवेश करके अंड कोशिका, क्या इसी नलिका से होते हुए जो नर युग्मक है वो बीजांड में प्रवेश करके अंड कोशिका से क्या करता है? संलयन करता है। क्या हुआ? जब यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन हुआ तो ये क्या किया? कहलाए निषेचन। तो अब इस निषेचन के दौरान क्या होगा? निषेचन की क्रिया के दौरान निषेचन की क्रिया के दौरान किसका निर्माण होगा? युग्मनज का। निषेचन की क्रिया के दौरान युग्मनज का निर्माण, निषेचन की क्रिया के दौरान युग्मनज का निर्माण होता है। फिर क्या? जब युग्मनज का निर्माण होगा फिर क्या होगा? युग्मनज में क्या होगा? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन होगा। क्या होगा? युग्मनज में कोशिका विभाजन होगा तथा नहीं, जिससे 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 बीजांड में भ्रूण बीजांड में क्या होगा? भ्रूण विकसित होगा। क्या देखा हमने? जब निषेचन की क्रिया हो गई उसके दौरान क्या बना? युग्मनज। अब युग्मनज में क्या होगा? कोशिका विभाजन होगा जिससे क्या? बीजांड में भ्रूण विकसित हो जाएगा। अब क्या होगा? जब ये सब क्रिया हो जाती है तो क्या होता है? जो बीजांड है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? बीज में। क्या? बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है और जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है। किसमें? फल में। अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। एक बार इसको फिर से समझेगी। क्या होगा? जो परागकण है वो कहाँ आएगा? वर्तिकाग्र वाले भाग पर आएगा। फिर यहाँ से क्या? परागकण विकसित होकर एक नलिका बनाएगी जो कहाँ पर जाएगी? बीजांड तक जाएगी। अब उस नलिका से क्या आएगा? नर युग्मक आएगा। नर युग्मक कहाँ जाए? प्रवेश करेगा इस नलिका से होते हुए बीजांड में। फिर बीजांड में क्या होगा? मादा युग्मक जिससे ये क्या? संलयन करेगा
उसके बाद जब ये संलयन यानी कि निषेचन हो जाए तो इस क्रिया के दौरान फिर यहाँ क्या बनेगा, युग्मनज का निर्माण होगा। फिर युग्मनज में क्या होगा, कोश का विभाजन होगा। कोश का विभाजन जब हो जाएगा तो बीजांड में क्या, भ्रूण का निर्माण होगा। फिर जो बीजांड है वो क्या परिवर्तित, बीजांड जो है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है और जो ये अंडाशय ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, फल में। और जो बाकी के शेष बचे भाग होते हैं फूल में वो क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मानव मिलन की जड़ों को। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।